आज के इस वीडियो में हम बाज़ार नियंत्रण के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उद्देश्य इसके कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम दूसरा पॉइंट है इसके विभिन्न बाज़ार, इसको डिस्कस करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित बाज़ार स्थापित किए। नंबर 1 है अनाज बाज़ार, नंबर 2 है कपड़ा बाज़ार, नंबर 3 है पशु एवं दास बाज़ार तथा चौथा है सामान्य बाज़ार। इन बाज़ारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 है अनाज बाज़ार। अलाउद्दीन खिलजी यह भली भांति जानता था कि मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता भोजन है, इसलिए उसने सर्वप्रथम अनाज बाज़ार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने खाद्यान्न वस्तुओं की एक तालिका तैयार करवाई, जिसमें प्रत्येक वस्तु के नाम निर्धारित किए गए। यह तालिका प्रत्येक दुकान के बाहर लगाई जानी अनिवार्य थी। कुछ निश्चित किए गए दाम इस प्रकार थे। नंबर 1 है गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, दूसरा है जौ 4 जीतल प्रति मन, तीसरा है चना 5 जीतल प्रति मन, चौथा है चावल 5 जीतल प्रति मन, छठा है उड़द 5 जीतल प्रति मन, सातवां है मोठ 3 जीतल प्रति मन, आठवां है शक्कर 1.5 जीतल प्रति सेर और नौवां है गुड़ 1/3 जीतल प्रति सेर, 10वां है मक्खन या घी 1 जीतल प्रति 2.5 सेर, 11वां है सरसों का तेल 1 जीतल प्रति 3 सेर, 12वां है नमक 1 जीतल प्रति आधा मन। इसी प्रकार अन्य दालों एवं फलों के दाम भी निर्धारित किए गए। ये दाम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में स्थिर रहे, जिसे एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। अनाज बाजार में 2 प्रकार के व्यापारी थे, एक दिल्ली के स्थायी दुकानदार तथा दूसरा बंजारे। बंजारे दूसरे प्रांतों में से अनाज लाकर उसे दिल्ली के दुकानदारों तथा जनता को बेचते थे। सुल्तान द्वारा वस्तुओं के दाम निश्चित किए जाने के कारण उन्हें अधिक लाभ की गुंजाइश नहीं रही, अतः उन्होंने दिल्ली आना छोड़ दिया। क्योंकि सुल्तान अपनी योजना की सफलता के लिए कृत संकल्प था, इसलिए उसने मलिक काबुल को शाह-ए-मंडी के पद पर नियुक्त किया। उसने बंजारों के नेताओं को पकड़ लिया तथा उन्हें तब तक रिहा न किया जब तक वे दिल्ली में बाहर से अनाज लेकर बेचने के लिए राजी न हो गए। उन्हें जमुना नदी के तट के ग्रामों में अपने परिवार सहित बसने का आदेश दिया गया। अनाज प्राप्त करने में बंजारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के आसपास तथा दोआब में भू-राजस्व एकत्र करने के वाले अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे कृषकों से 50% वसूल किया जाने वाला भू-राजस्व अनाज के रूप में एकत्र करें। इसके अतिरिक्त कृषकों को बाध्य करें कि वे उनके पास बचा हुआ अनाज बंजारों को सुल्तान द्वारा निश्चित दरों पर बेचें। कृषक किसी भी स्थिति में अपने पास 10 मन में से अधिक अनाज नहीं रख सकते थे। इन नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाता था तथा उन्हें कठोर दंड दिए जाते थे। इस कारण काला बाजार तथा मुनाफाखोरी पर पूर्ण रोक लग गई। अकाल आदि परिस्थितियों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अनेक सरकारी अन्न गोदामों की स्थापना की थी। बर्नी का कहना है कि शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जहां खादानों से भरे 2 या 3 गोदाम नहीं थे। इन गोदामों से अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में निकाला जाता था। साधारण दिनों में लोग अपनी इच्छानुसार खरीद सकते थे, किंतु अकाल की स्थिति में जब अनाज की कमी हो जाती थी तो राशन व्यवस्था लागू कर दी जाती थी। मोहल्लों के दुकानदारों को सरकारी गोदामों से सप्लाई की जाती थी। ये दुकानदार प्रत्येक परिवार को दैनिक 6 या 7 सेर अनाज देते थे। नियम का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिए जाते थे, अतः लोगों को कभी भी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। उसने शाह-ए-मंडी के पद पर मलिक काबुल को नियुक्त किया था। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए थे। वह सारे बाजार पर नियंत्रण रखता था। यदि कोई दुकानदार किसी नियम का उल्लंघन करता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। प्रायः उन्हें दुकानों से निकालकर कोड़े लगाए जाते थे। कम तोलने वाले दुकानदार के शरीर से उतना मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था जितनी वस्तु कम
कम तोली गई होती थी। सुल्तान के कठोर दंडों से दुकानदारों में इतना आतंक फैल गया था कि उन्होंने तोल से अधिक वस्तुएं देनी आरंभ कर दी थी। दूसरा है कपड़ा बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सराय अदल नामक स्थान पर कपड़ा बाजार की व्यवस्था की थी। शहर में केवल एक यही स्थान था जहां कपड़ा बाजार बिकता था। यह बाजार प्रातःकाल से लेकर रात्रि को देर तक अंतिम नमाज के समय तक खुलता रहता था। किसी भी व्यापारी को गुप्त रूप से या सुल्तान द्वारा निश्चित मूल्यों से अधिक कीमत पर बेचने की अनुमति न थी। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यापारी को कठोर दंड दिया जाता था तथा उसकी वस्तुएं जब्त कर ली जाती थी। बरनी रेशमी तथा सूती कपड़ों की एक विस्तृत सूची देता है जिनके दाम सुल्तान द्वारा निर्धारित किए गए थे। इस सूची के आधार पर आज हमारे लिए उस समय के मूल्य निश्चित करना कठिन है, क्योंकि बरनी ने अपनी सूची में कपड़े का माप नहीं दिया है, किंतु यह निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि उस समय कपड़ा सस्ता नहीं था, जबकि गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन के हिसाब से बिकता था। साधारण आकार की चादर 10 जीतल में मिलती थी। 20 गज का अच्छी श्रेणी का लट्ठा 1 टंका में बिकता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 48 जीतल का 1 टंका होता था। रेशमी कपड़े की कीमत बहुत अधिक होती थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कपड़े के मूल्यों के निर्धारण से व्यापारी अब दिल्ली में अपना माल बेचने के इच्छुक न रहे। इसका कारण यह था कि इन मूल्यों पर उन्हें घाटे की आशंका थी। सुल्तान ने कपड़े की बिक्री की जिम्मेदारी मुल्तानी व्यापारियों को सौंपी। उन्हें यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वे निश्चित मात्रा में कपड़ा दिल्ली लाएंगे तथा उसे निर्धारित मूल्यों पर बेचेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें राजकोष से 20 लाख टंका की अग्रिम धनराशि बांटी गई। प्रत्येक व्यापारी को अपना नाम दीवान-ए-रियासत, जो कपड़ा मंडी का अधीक्षक था, के पास दर्ज करवाना पड़ता था। मूल्यवान कपड़ों को खरीदने के लिए संबंधित व्यक्ति को दीवान-ए-रियासत से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। उन्हें अपने आवेदन पत्र में यह बताना पड़ता था कि वे कितनी मात्रा में और क्यों यह कपड़ा खरीदना चाहते हैं। इस प्रतिबंध के कारण इन वस्त्रों की कालाबाजारी बंद हो गई। तीसरा है पशु एवं गुलाम बाजार। अलाउद्दीन खिलजी ने पशुओं एवं दासों की बिक्री व्यवस्थित करने के लिए भी नियम बनाए। मध्यकाल में घुड़सवार सेना का बहुत महत्व था, अतः अच्छी नस्ल के घोड़े मध्य एशिया से मंगवाए जाते थे। इन घोड़ों की कीमत बहुत ऊंची होती थी, अतः अलाउद्दीन खिलजी ने नस्ल के आधार पर इन घोड़ों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया तथा उनकी कीमत इस प्रकार निश्चित की। नंबर 1 है उत्तम श्रेणी का घोड़ा 100 से 120 टंके। दूसरा है मध्यम श्रेणी का घोड़ा 80 से 90 टंके। तीसरा है सामान्य घोड़ा 65 से 70 टंके। चौथा है कमज़ोर घोड़ा 10 से 25 टंके। इस प्रकार अन्य पशुओं के मूल्य भी निर्धारित किए गए। कुछ का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 है भारवाहक पशु 4 से 5 टंके। दूसरा है दूध देने वाली गाय 3 से 4 टंके। तीसरा है दूध देने वाली भैंस 10 से 12 टंके। चौथा है मांस के लिए गाय 1 से 1.5 टंके। पांचवा है बकरी या भेड़ 10 से 14 जीतल। मध्यकाल में अन्य वस्तुओं की तरह बाजार में स्त्री तथा पुरुष दास भी बेचे जाते थे। इनकी कीमत इस प्रकार निर्धारित की गई थी। नंबर 1 है साधारण दासी 5 से 12 टंके। दूसरा है सामान्यता सुंदर दासी 20 से 40 टंके। तीसरा है अत्यंत सुंदर दासी 1000 से 2000 टंके। चौथा है साधारण दास 7 से 8 टंके। पांचवा है अपने कार्य में दक्ष दास 10 से 15 टंके। छठा है सुंदर एवं योग्य दास 20 से 30 टंके। सुल्तान के नियमों का उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड दिए जाते थे। चौथा है सामान्य बाजार। ये बाजार समस्त नगर में फैले थे। इन्हें दीवान-ए-रियासत के अधीन रखा गया था। इन बाजारों में बिकने वाली प्रत्येक वस्तु, चाहे वह कितनी भी तुच्छ क्यों न हो, जैसे पान, सुपारी, प्याले, मटके, कटोरे, सुइयाँ, चप्पल, मोजे, मिष्ठान तथा सब्जियाँ आदि के मूल्य भी निर्धारित कर दिए गए। दीवान-ए-रियासत इस बाजार पर कड़ा नियंत्रण रखता था। वह दुकानदारों के भावों, उनके बाटों तथा उनके द्वारा ग्राहकों को दिए गए वस्तुओं के तोल पर कड़ी नज़र रखता था। इस कार्य के लिए सुल्तान ने बाजारों में अपने गुप्तचर छोड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त वे दासों के
छोटे बच्चों को बाज़ारों में विभिन्न वस्तुएं लाने के लिए भेजता रहता था। यदि कोई दुकानदार दोषी पाया जाता तो उसे कड़ा दंड दिया जाता। नंबर 1 है नियंत्रित क्षेत्र। अलाउद्दीन खिलजी का बाज़ार नियंत्रित क्षेत्र न केवल दिल्ली में था अथवा संपूर्ण साम्राज्य में फैला हुआ था। इस संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। बर्नी, जो समकालीन लेखक था, ने अपने ग्रंथ तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही में जो विचार व्यक्त किए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाज़ार नियंत्रित क्षेत्र केवल दिल्ली तक सीमित था। एक अन्य इतिहासकार फ़रिश्ता का कथन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नियम संपूर्ण साम्राज्य में लागू थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि सुल्तान ने बाज़ार नियंत्रण मुख्यतः सेना की सुविधा के लिए किया था। सेना संपूर्ण साम्राज्य में फैली हुई थी तथा उसे एक समान वेतन मिलता था। अतः ऐसा मानना अनुचित नहीं होगा कि कम से कम सभी सैनिक छावनियों में सुल्तान ने अपने बाज़ार नियंत्रण की व्यवस्था का विस्तार किया होगा, अन्यथा यह व्यवस्था सैनिकों को संतुष्ट नहीं कर सकती थी। नंबर 2 है बाज़ार नियंत्रण की सफलता के कारण। इसमें कोई संदेह नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण की नीति का व्यापारी वर्ग द्वारा कोई स्वागत नहीं किया गया था। इसके बावजूद इस नीति की सफलता के लिए अनेक कारण जिम्मेदार थे। प्रथम, अलाउद्दीन खिलजी ने केवल वस्तुओं के भाव ही निश्चित नहीं किए, अपितु उन वस्तुओं को बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के भी उचित प्रबंध किए। दूसरा, शाहाना-ए-मंडी तथा दीवान-ए-रियासत ने इस व्यवस्था को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तीसरा, इस व्यवस्था को सफल बनाने में सुल्तान की गुप्तचरों का योगदान भी कम नहीं था। चौथा, सुल्तान की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों, दुकानदारों, दलालों एवं कालाबाजारियों के प्रति क्रूर नीति अपनाई गई, अतः वे सीधे रास्ते पर आ गए। पांचवा, सुल्तान ने आपातकालीन स्थिति के लिए सरकारी गोदाम बनवाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर लोगों को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था, अतः सामान्य लोगों ने सुल्तान की बाज़ार नियंत्रण नीति का समर्थन किया। नंबर 3 है गुण। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार अनेक पक्षों से गुणकारी सिद्ध हुए। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी बहुत कम खर्च में एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन करने में सफल हुआ। इस सेना के सहयोग से दिल्ली साम्राज्य की सीमाओं में काफ़ी विस्तार किया जा सका तथा उसे मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित रखा जा सका। इसके अतिरिक्त यह सेना अंदरूनी विद्रोहों का दमन करने तथा राज्य में शांति स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध हुई। जीवन की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गई तथा उनके मूल्य स्थिर हो गए। इससे सामान्य लोगों का भी निर्वाह आसान हो गया। सुल्तान के भय से व्यापारी और दुकानदार ईमानदार हो गए। इससे पूर्व वे लोगों को मनमाने ढंग से लूटते थे। कालाबाजारी भी लगभग बंद हो गई। अनाज के बड़े भंडार एकत्रित किए जाने के कारण लोगों को संकट के समय किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। धन की बचत के कारण सुल्तान ने विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहित किया। नंबर 4 है दोष। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के कारण कई हानियां भी हुई। वस्तुओं के मूल्य निश्चित हो जाने के कारण व्यापारियों तथा विक्रेताओं के लिए अधिक धन कमाना असंभव हो गया। सरकारी कर्मचारी उनसे बहुत कठोर व्यवहार करते थे। छोटी सी भूल पर उन्हें कोड़े मारे जाते तथा उनके शरीर से मांस काट लिया जाता। इस कारण बहुत से व्यापारियों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया। फलस्वरूप राज्य के व्यापार को बहुत धक्का लगा। राज्य के किसानों का भी बहुत शोषण किया गया। उन्हें 50% भू राजस्व तथा अनेक अन्य कर देने के लिए बाध्य किया गया। इसलिए उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। इस कारण उनमें असंतोष फैला तथा उनकी कृषि में दिलचस्पी कम हो गई। परिणाम स्वरूप राज्य की उपज दिन प्रतिदिन कम होती चली गई। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का सैनिकों को भी कोई विशेष लाभ न हुआ। इसका कारण यह था कि सैनिकों के वेतन भी कम कर दिए गए थे। दिल्ली व उसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर जहां ये आर्थिक सुधार लागू किए गए थे, राज्य के अन्य भागों में जनता को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन भागों में कीमतों को नियंत्रण में रखने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। सुल्तान की इन गलत नीतियों के कारण प्रजा में भारी असंतोष फैला। परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खड़ी की गई आर्थिक सुधारों की संरचना उसकी मृत्यु के साथ ही रेत के महल की तरह ढह गई।